सभी को नमस्ते। कल हमने बड़े भाई साहब कहानी को वाचन कर रहे थे और उसमें बड़े भाई ने अपना करते हुए छोटे भाई के साथ कैसा निभा रहे हैं। और जब परीक्षा आने पर बड़े भाई का रिजल्ट जो आया कि वो इतना रात दिन पढ़ने पर फेल हो गए और छोटा भाई प्रथम दर्जे में पास हो गया, तो छोटे भाई के मन में थोड़ा घमंड आया। तो उसने सोचा कि मैं अब बोल सकता हूँ, लेकिन फिर से उसने अपने कर्तव्यों को उसने जाना कि भाई साहब अब मुझे बोलेंगे तो सही, लेकिन जो भी बोलते हैं वो अच्छे के लिए बोलते हैं, ये भी उससे अनुभव हुआ। तो उसने अब थोड़ी मनमानी करके खेलने लगा। तो एक दिन सवेरे के गए, शाम को वापस आया तो भाई साहब बैठे हुए थे और उस समय भाई साहब ने उसे कहा कि अगर इस तरह से घमंडी बन के रहोगे और ऐसे पढ़ोगे तो देखो, उसके लिए बड़े भाई ने रावण का और अन्य कई स्वामी चक्रवर्ती का कितने लोगों को उदाहरण दिया कि किसी को भी किसी कार्य में घमंड नहीं करना चाहिए। तो तुम भी इस तरह से मत करो और पढ़ाई की ओर ज़्यादा विशेष ध्यान दो। ये मत सोचो कि मैं फेल हो गया और तुम पास हो गए, लेकिन आने वाला आगे का समय में बहुत मुश्किल पढ़ाई है, इसीलिए तुमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रावण चक्रवर्ती राजा, पेज नंबर 45 में देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महिप उसे कर देते थे। ये मैंने बताया था कि चक्रवर्ती राजा था रावण, और महिप यानी राजा और कर यानी लगान। सभी राजा उनको कर देते थे, बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे, यानी उनका आर्डर मानते थे। सब लोग उनके आगे झुकते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। आग भी और पानी भी, वो कहते तो आता और वो कहते तो रुक जाता था, ऐसे उनके दास यानी सेवक थे। इतना रावण का पावर था, लेकिन देखो एक गलती के कारण उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। आज आप देखो, नामो निशान मिटा दिया बोले तो कि आज तक अब कोई, आपने कई ऐसे लोगों को देखा है कि उनके नाम से अपने बच्चों के नामकरण किए हैं, लेकिन रावण का नाम किसी ने भी अपने बच्चों के नाम को रावण का नाम नहीं दिया, क्योंकि उस नाम से उनको इस प्रकार से घृणा हो गई। जो चक्रवर्ती था, महान था, पानी भगवान देवता सभी उसके अंडर में काम करते थे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ और क्यों हुआ? इसका अंत ऐसा घमंड करने के कारण, घमंड से उसका नामो निशान तक मिट गया। कोई उसे चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा आदमी। और जो कुकर्म चाहे करे, कुकर्म उपसर्ग शब्द है, कु का अर्थ बुरा, बुरे कर्म जो करे, अभिमान न करे, इतराए नहीं। भले ही गलती सबसे होती है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे गलती न हो, लेकिन जो व्यक्ति घमंड नहीं करता है, अभिमान नहीं करता है, इतराता नहीं, मेरे वैसा कोई नहीं है, तो फिर उसका अभिमान एक न एक दिन चूर हो जाता है। आप देखिए कि आज कई का, रावण का, कंस का, कहीं पर भी नाम कोई अपने बच्चों का देते हैं, बाकी सभी के नाम है। कई कौशल्या है, सुमित्रा है, राम है, लक्ष्मण है, भरत है, लेकिन किसी ने भी अपने बच्चों के नाम पर इस नाम को उन्होंने उपाधि नहीं दी, क्योंकि उस नाम से उनको क्या हो गया? नफरत हो गई। तो इसीलिए जीवन में हमें कभी इतराना नहीं। ये बात बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को कहा, आज तुम घमंड कर रहे हो, आज तुम इतरा रहे हो, अभिमान कर रहे हो, तो एक न एक दिन अभिमान का क्या होता है? बोलते हैं कि अभिमान का घड़ा एक दिन भर जाता है तो पूरा फूट जाता है, फिर उसको कोई संभाल नहीं सकता। जीवन में पास फेल
यश अपयश मिलना बात की बात है, लेकिन उसको मिलने पर उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। इसका हमें पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। दिन दुनिया दोनों से गया। देखो, अभिमान किया तो दिन और दुनिया दोनों से चला गया। आज के दिन, आज उसके नाम से हर साल एक बार उसका नाम लेकर जलाते उसको, लेकिन उसका कोई बर्थडे कोई मनाते हैं। आप देखते हो कि जवाहरलाल नेहरू का, गांधी जी का, अन्य किसी महान लोगों का हम लोग जन्म जयंती, पुण्य तिथि आदि सब मनाते हैं, लेकिन रावण का इसमें कोई साल में एक बार उसका, उस लोगों को ये याद कराने के लिए कि आप ऐसा अभिमान मत करो। अभिमान का नतीजा क्या होता है? इस रावण के पुतले को जलाकर लोगों को सचेत किया जाता है। इसीलिए बड़े भाई ने कहा कि तुमको जो पास हो रहे तुम, इसका तुम्हें क्या आ गया? अभिमान। तो तुम अभिमान को छोड़ो और आगे बढ़ने का काम करो। दिन और दुनिया दोनों से चल गया। शैतान का हाल भी पड़ा होगा। उसे अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। शैतान को भी क्या लगता है कि उसने भी पढ़ा हुआ, एक कहानी थी कि वह कहता था कि अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त है ही नहीं। मैं भक्त हूँ ईश्वर का, मेरे सिवाय कोई भक्त बन नहीं सकती। तो ऐसा हमें अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शायरून ने भी एक बार अहंकार किया। देखिए, ये सारा पैराग्राफ उन्होंने उन लोगों के, बड़े बड़े लोगों का जो महान थे, लेकिन किसके कारण गिर गए? अहंकार के कारण। अपने अहंकार के कारण वो गिरे। तो उस शायरून ने भी एक बार अहंकार किया, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी तक केवल एक दर्जा पास किया है, एक स्टेप चढ़े अभी तक तो तुम, और तुम्हारे अंदर इतना अभिमान आ गया। तो देखिए, उन लोगों के उदाहरण देकर बड़े भाई ने छोटे भाई को, अभी तुमको बहुत पढ़ना है, बहुत चलना है। एक स्टेप चढ़ गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जीवन में कामयाबी हो गई। और तुम अभिमान अगर करोगे तो ऐसे ऊंचाई से नीचे गिरोगे कि फिर उठकर नहीं आओगे। तो मेरा कहने का मतलब कि तुम पास हो गए अव्वल दर्जे में। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लग जाता है, लेकिन फिर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? अभिमान नहीं करना चाहिए। अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है ना, तुमको अभिमान आ गया। और मैंने बता दिया कि अभिमान का एक दिन क्या होता है? विनाश होता है। भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया, अभी तो तुम्हारा सिर फिर गया, तो अभी तो तुम आगे पढ़ चुके। अब तो ऐसा अगर हो गया, ऐसा अभिमान आ गया, तो आगे की पढ़ाई को तुम बिल्कुल पढ़ नहीं सकोगे। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये कहावत है। अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी व्यक्ति अंधा है लेकिन उसको कोई चीज़ की प्राप्ति हो गई अचानक। वैसा ही तुम्हारा गुड लक, तुम्हारा भाग्य कि तुम क्या हो गए। मुझे तो विश्वास नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सोच भी नहीं सकते कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन अंधे के हाथ में बटेर लगना यानी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया तुम। पर देखिए, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकते, लेकिन लक एक बार चलता है, 2 बार, बाद में तो वापस आपको अपने जगह पर आना ही है। बार बार नहीं लग सकता। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी आधा चोट निशान पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता है। जैसे हम गुल्ली डंडा खेलते हैं, गोली खेलते हैं, गोटी, तो कितनी बार हम मारते हैं तो एक बार कभी लग जाती है, सोचते नहीं और वैसे उसको लग जाती है। तो वैसा ही तुम्हारा कोई लक लग गया और तुम पास हो गए। लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं है कि तुमको आगे की पढ़ाई के लिए तुम बस इस पास होने की खुशी में इतना अभिमान मत करो कि आगे आने वाला भविष्य तुम्हारा और बिगड़ जाए। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली नहीं जाएगा।
मैं सोचता हूँ कि आज आप पास हो गए, कल भी हो जाओगे, लेकिन अगर अभिमान करोगे तो आपका ये निशाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार से कई लोगों के उदाहरण देकर स्वयं फेल हुआ, फिर भी उसने बड़े छोटे भाई को उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए उन्होंने उसका क्या किया, पढ़ाई का काम किया कि तुमको पढ़ना है और तुमको घमंड नहीं करना है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। अब अंत में अपना उदाहरण दे रहा है। भाई, तुम समझते होंगे कि मैं रात दिन पढ़ता हूँ, खेलता नहीं, सोता नहीं, पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता हूँ, तो फिर मैं कैसे पास नहीं हुआ। पर तुम मेरे फेल होने पर मत जाओ, मुझे कोई गम भी नहीं है। मुझे तो तुम्हारा अगर फेल हो गया तो उसका गम मैं कभी ज़िंदगी में झेल नहीं सकूँगा। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। मेरे दर्जे में यानी मेरी क्लास में जब तुम आओगे, अभी तो छोटा है, जैसे छोटे बच्चे आई ये वो ऐसे ऐसे लिखकर वो कैसे भी पास हो जाते हैं, लेकिन बड़ी क्लास में आने के बाद मेरे दर्जे में आओगे, मेरी क्लास में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। वहाँ हो रहा है, यानी तुमको घबराहट शुरू हो जाएगी, तब मुश्किल होगा तुमको ये सन, हिजरी सन, ये सब कैसे बादशाहों के नाम, राजाओं के नाम, राज्य के नाम तुम कैसे करोगे। याद जरा देखना, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने चबाना ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो जब तुम्हारे को अलजबरा और ज्योमेट्री यानी गणित में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, ये हिंदी में है, जिसको आप यहाँ ज्योमेट्री और बीज गणित को अलजेब्रा कहते हैं। ये सब जब आएगा तुम्हारे इसमें, तब तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। तो लोहे के चने चबाना कितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल क्या है कि आगे की पढ़ाई को पढ़ना। अभी तो चलो छोटी क्लास है, आप पढ़ लिए, लेकिन देखो आगे क्या होगा। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। एक का नाम याद रखते दूसरे का भूल जाते हैं, और कहीं दिल्ली का आगरे का बादशाह कर देते हैं, आगरे के बादशाह को दिल्ली का बादशाह कर देते हैं। ये गलतियाँ अगर हमारी हो गई तो हमारे मार्क्स पूरे कट हो जाएंगे। इसीलिए बादशाहों के नाम याद रखना, इतिहास को पढ़ना आसान नहीं है। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, यानी जो प्रसंग देंगे ये किस प्रसंग पर बोला गया। इसलिए देखो, आपको भी एक क्वेश्चन रहता है संदर्भ से व्याख्या, उसको आप पढ़ते नहीं है, बाहर नहीं करते क्वेश्चन आंसर के वैसा। पर आपने अगर पढ़ाने के समय, अध्यापक के पढ़ाने के समय अगर आपने ध्यान दिया तो आपको वो मालूम हो जाता है कि ये शब्द किसने, किसको, कब, क्यों कहा। ये आपकी मेमोरी पावर है। ऐसे ही कौन सा कांड कब हुआ, 8 हेनरी हुए, लेकिन कौन सा हेनरी का कौन सा काल था, किस समय में ये हेनरी ने किया, और ये कांड यानी ये कब ये घटना घटी, ये सब बराबर तुमको याद रखना पड़ेगा। क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें को लिख दिए तो क्या आपका प्रश्न सही, उत्तर आपका सही हो जाएगा? यानी जहाँ पर आपको 2 लिखना है और वहाँ आपने 3 लिख दिया, तो क्या आप वहाँ पर सफल हो सकेंगे? नहीं। यहाँ तो आपने कुछ कर दिया। जैसे मैं बता रही थी, इंग्लिश के अंदर भी देवनागरी लिपि की विशेषता क्यों बताई जाती है, क्योंकि उसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। और अंग्रेजी में क्या होता है, बोलते भी एक और लिखते भी एक, उच्चारण एक होता है। स्पेलिंग में भी कभी जैसे जैसे मेरा ही नाम है SUHILA, ये भी करेक्ट है, और SUSHEELA ये भी करेक्ट है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, हिंदी में एक ही तरफ का लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको अगर इसमें हेर फेर हुई तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट,
7वें की जगह 8वें और 8वें की जगह 9वां लिख दिया तो आपको अंक मिलने वाले नहीं हैं। इस बात का ध्यान रखना। फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव में चूज द करेक्ट आंसर दिया जाता है, फोर आंसर इज देयर, उसमें 3 रॉन्ग है और 1 राइट है। वो भी हमको पहचानने में, वो सब अपना दिमागी इस पर। जब हमने पाठ को ध्यान से पढ़ा था तो ही हमको वो चीज़ का आंसर मालूम होता। तो पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं सुना तो वो व्याकरण, वो प्रश्न का उत्तर हम गलत कर सकते हैं और एक गलती से हमारा वो पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा, कट हो जाता है, उसके मार्क्स कट हो जाते हैं। इसीलिए कई उदाहरण के द्वारा बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को अपने करते हुए समझाया। किस ख्याल में हो तुम कौन से ख्यालों में डूब गए हो, तुमको बहुत घमंड आ गया है। दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम पोडियो चार्ल्स हुए, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों के नाम भी न जुड़ते, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चाहरुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, लेकिन मैं पास नहीं हुआ। पर आज भी तुम मुझे पूछो कि सबके नाम मैं बराबर बता देता हूँ, 10 लाख भी नाम आपको सही बता दूंगा। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पनाह है, खुदा है ना भगवान। ज्योमेट्री तो बस इतनी है मेरे को कि भगवान का ही मुझे वरदान है। अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया। जैसे कोई त्रिकोण निकाला आपने ज्योमेट्री में और वहाँ पर अ लिखना है, यहाँ ब लिखना है, वहाँ ज लिखना है, लेकिन ज की जगह ब लिखे, अ की जगह ज लिख दिए तो आपका पूरा रंग हो गया। छोटी सी गलती है तो प्रश्न उत्तर में तो फिर कोई बात नहीं, इधर का नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करे तो भी थोड़ा इधर से उधर चल जाता है। लेकिन ये ज्योमेट्री, मैथ्स, ये ईस्वी सन, ये अगर हमने बराबर नहीं लिखा तो हमारे पूरे के पूरे मार्क्स कट हो जाएंगे। अब ज और अजब में क्या फ़र्क है? व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? अब हम सोचे कि उसने अजब की जगह अबज की जगह अजब लिख दिया, तीनों भी लिखा, लेकिन उसको यहाँ लिखना था, उसको यहाँ लिखना था, लेकिन यहाँ का वहाँ लिख दिया, वहाँ का यहाँ लिख दिया। फ़र्क क्या पड़ रहा है? लेकिन नहीं, जो परीक्षा, जो पेपर जांचते हैं उनके लिए बराबर फार्मूला होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताती हूँ। अब आपको बताया गया एक समझने के लिए कि आपके पास कुछ, जैसे बच्चों के पास घड़ी है, रिंग है, अब रिंग की जगह वो घड़ी लगा दिया और घड़ी की जगह रिंग को लटका दिया तो क्या उसकी शोभा होगी? वैसे ही लड़की अगर उसको कान की वस्तु को नाक में पहन लिया और नाक की वस्तु कान में पहन लिया तो क्या लोग उसकी तारीफ करेंगे? नहीं। उसी तरह से ये ऐसे विषय में जिसकी जगह पर जोर करना है उसी को हमें व्यवहार में समझ कर लिखना है, तभी हमारा आंसर सही होगा। इन छोटी छोटी बातों में भी आपके अंक कट हो जाएंगे। इसलिए देखो, आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देते हैं वो लोग कि कम से कम बच्चा 20 मार्क्स इसमें से आसानी से ले सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 20 आउट ऑफ 20 भी ले सकते हैं और कुछ लोग 20 में से 10 भी लेना नामुमकिन होता है। वो कैसे लोग होते हैं? जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते, पाठ पढ़ाते समय ध्यान से नहीं सुनते। जिसने पाठ पढ़ाते समय ध्यान रखा, सभी शब्दों के अर्थ को जाना, बीच में व्याकरण को समझा, तो वैसे विद्यार्थी को कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? अब हम लोग करते हैं दाल भात रोटी, बोलते हैं क्या बनाया, क्या खाया, दाल भात रोटी खाई। किसी ने कहा भात दाल रोटी खाई, इसमें आप बताएं दोनों आखिर तो सब मिले हुए हैं, लेकिन बोलने की कला तो क्या है? दाल भात रोटी, भात दाल रोटी नहीं बोलते। उसी तरह से
इधर का शब्द उधर और उधर का शब्द इधर, आपने लिखा तीनों भी, लेकिन उल्टा पुल्टा लिखा, तो क्या आप उसमें कामयाबी प्राप्त कर सकेंगे? नहीं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा। आखिर इन बेसिर पैर की बातों से पढ़ने से क्या फायदा? समझना चाहिए उन्होंने कि नहीं, जो हमने बताया उसी तरीके से लिखना है। हमको तो बस इससे मतलब होना चाहिए कि बच्चों ने उसका हिसाब बराबर किया। वो नहीं देखते परीक्षक वाले, करने वाले। तो देखो बेटा, तुमको इसका बहुत ध्यान रखना है। उनका थोड़ा भी एक भी इधर का उधर आ गया तो उसको क्या कर देते हैं, पूरा कट कर देते हैं। इस तरीके से किस प्रकार से बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को अपने कर्तव्यों को समझकर, अपने जिम्मेदारी को समझकर कैसे उसको समझाते हैं। देखिए, इस रेखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। खुराफात यानी ये उनका फार्मूला, हम अपना फार्मूला लिखाएंगे। चाहे दाल भात, भात पहले लिखो और दाल बाद में लिखो, आखिर तो सब मिलाना ही है। लेकिन नहीं, हमको दाल भात रोटी ही लिखना है। ये उनका फार्मूला है। अगर हमने ऐसा भात रोटी दाल लिखे तो वो गलत सोचेंगे। ये उनका रूल है, वो कानून है वो। तो ये सब खुरापात याद करनी पड़ेंगी तुमको। ये तुमको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम आगे आने वाले क्लास में तुम पास होना बहुत मुश्किल। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। अध्यापक ने दे दिया एक विषय, समय की पाबंदी, समय को कैसे हाथ में रखना। अब इसके ऊपर निबंध लिखो। और वो लिखते हैं, कभी कोई लिखते हैं संक्षिप्त में लिखो, कभी कोई लिखता है 2 पृष्ठ लिखिए यानी 2 पेज लिखिए, कभी कोई लिखता है 4 पेज लिखिए। अब देखिए, अब हम करें तो क्या करें? अरे ये बात को हमको उनको, वो उनका काम करते हैं। लेकिन बताइए, हमको निबंध कोई एक विषय दिया है, उस विषय के ऊपर पूरा विगतवार पूरा लिखना है, तभी वो इससे पूरे होगा। इससे निबंध का अर्थ क्या है? जो विषय है उसका प्रस्तावना, भूमिका, वर्णन, उससे लाभ, उससे हानि और उसका हमारे लिए क्या उपयोगी है, ये सारे पॉइंट को लेकर हमको लिखे तो हमारा निबंध पूरा होता है। अब अगर कभी कभी एक बच्चे ऐसे खुरापती करते, ऐसे शैतानी करते क्लास के अंदर, मैंने देखा कि मैंने उसमें लिखा कि आपका 50 शब्दों में आप इसका उत्तर लिखिए। लिखने का तरीका है, बोलने का तरीका है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो 50 शब्द। लेकिन अब बच्चे कुछ करते शरारती होते, अरे 50 शब्द बोले ना, अब वो लोग उस वर्ड्स को काउंटिंग करते हैं और 50 शब्द हो गए तो उसका एंड भी नहीं हुआ, पर उसको क्या कर देते, बंद कर देते, क्योंकि टीचर ने कहा कि 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, 2 पेज का निबंध लिखिए। अब 2 पेज का निबंध में हमारा ख़त्म नहीं हुआ। किसी की राइटिंग छोटी होती है, किसी की राइटिंग मोटी होती है, किसी का 2 पेज बोले लेकिन उसका 3 पेज में भी ख़त्म नहीं हुआ, और किसी की जो बहुत छोटी होती है उसका 1 पेज में भी ख़त्म हो गया, तो क्या उसका अधूरा हो गया? ये नहीं देखना है हमको, हम पेज नहीं देखना है, उसके अंदर का लिखा हुआ मैटर देखना है कि उसने पूरा उसके बारे में लिखा या नहीं लिखा, इसको हमें देखना है। वो तो हम देखते नहीं, और हमने ये बात है टीचर ने भी कह दिया, लेकिन उनकी वह बात है, वो लोग वैसा करते हैं। इसीलिए तुमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आने वाले समय के लिए। जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उनके नाम को रोइए। कोई नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है। समय की पाबंदी देते हैं आपको, जैसे क्वेश्चन पेपर देते हैं तो आपको 2.5 आवर्स बोल के लिखते हैं,
सभी प्रश्नों के हल आपको 2.5 आवर्स में करना है, 2.5 घंटे में करना है। ताकि ये क्यों देते हैं कि इसके देने से आप समय का उपयोग करेंगे, समय का ध्यान रखेंगे। नहीं तो क्या है, बोले है लिखने का, आज नहीं तो कल लिखूंगा और कल नहीं तो परसों लिख लूँगा। क्वेश्चन दिया है, आंसर देना है, दे दूंगा। इसीलिए कबीरदास जी ने भी कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएंगी, बहुरी करेगा कब। क्योंकि कल का काम आज कर लो और आज का काम अभी कर लो। जीवन में वह व्यक्ति कभी भी असफलता को प्राप्त नहीं करेगा। उसके जीवन में हमेशा उसकी सफलता उसके कदम चूमेंगी। और जो ऐसा आलसी होता है, अरे है अभी टीचर ने बोला है लिख के लाना है, 4 तारीख दी है, अभी तो 2 तारीख है, अभी 2 दिन बचे, तो उसका अंत क्या होता है? इसने आपने वो कहानी भी सुनी होगी, तो कभी आने पर, मौका आने पर आपको बताऊंगी। और ध्यान रखना कि कल का काम आज और आज का काम अभी कर लेना, वही व्यक्ति जीवन में कामयाबी को प्राप्त कर सकता है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत है। मैं तो इसे हिमाकत करता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं है, बल्कि उसका दुरुपयोग है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि लिखने वाले कैसे समय की पाबंदी, जिसको हम 2, 3, 4 वाक्य में भी बता सकते हैं। अब पता नहीं इतने में कैसे लिखना, यानी इससे क्या हो गया, समय की किफ़ायत नहीं है बल्कि उसका दुरुपयोग है। आप समय को नहीं बचा रहे हो बल्कि उसका, फिर वो सोचते ही रहता है, बार बार वो पेज को देखते रहता है। 1 पेज हुआ, आधा पेज हुआ, हाँ 2 पेज हुए, वो सोचते रहता है कुछ तो भी लिखूँ, पेज को भरूँ, कुछ तो भी लिखूँ, पेज को भरूँ। हमें इस तरह के भी हमको कन्फ्यूजन करते हैं। व्यर्थ में दुरुपयोग शब्द, दूर इसमें उपसर्ग लगा है और इसका विलोम शब्द है सदुपयोग। दुरुपयोग यानी बेकार गंवाना टाइम, और सदुपयोग यानी समय को अच्छे कामों में लेना। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए, यानी जबरदस्ती किसी को कुछ भर दिया जाए, तो हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। लोग सोचते कि अरे मैं जल्दी से कुछ करूँ और करूँ, लेकिन ऊपर क्वेश्चन क्या दिया गया, आपका 4 पन्नों से कम न हो। अब उसमें क्या लिख रहे क्या नहीं लिख रहे, बस आपने सफ़ेद पेपर के ऊपर ब्लू पेन से आपने 4 पन्ने भर दिए। चाहे जैसे लिखिए, पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है, अत्याचार ही है ना। जो चीज़ 1 पेज में पूरी हो जाती है, जो चीज़ 1 मिनट में हम कह सकते हैं, उसको 4 मिनट 5 मिनट तक कहेंगे तो हमारी बेवकूफ़ी। स्टेज के ऊपर अगर भाषण देने वाले एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे तो सामने वाले उसके ऊपर पपटी कसने लग जाएगी, या फिर एक के बाद एक उठ कर चले जाएंगे। बोलने वाला अकेला रह जाएगा, खाली कुर्सियाँ रह जाएंगी। पर क्या करे, ये भी बात बता रहा भाई साहब कि ये इनका नियम है और ये अपने नियम को चला रहे हैं। तो तुमको आगे इस सब चीज़ों का ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो तुम पास नहीं हो पाओगे। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो। 4 पन्नों से कम और न धीरे धीरे भी है और धीरे धीरे भी, ये सब बात नहीं, उल्टी बात है या नहीं, बोलिए। ऐसा लिखना है आपको, समय की पाबंदी पर आप अपना निबंध लिखिए, लेकिन उसके 4 पन्ने हो फिर धीरे धीरे भी लिखो, तो ये उल्टी बात हो जाती है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ नहीं है। बालक भी समझता है कि क्या लिखूँ, 4 पेज क्या है मेरे पास, मेरा 1 पेज में निबंध पूरा हो रहा है, उसमें पूरा सार आ जा रहा है। लेकिन अध्यापक की बातों को ध्यान में देकर
जोर देकर वो बोलते हैं अध्यापकों की तमीज़ नहीं है, यानी उनको ऐसा तरह से लिखना नहीं चाहिए। लेकिन अभी वहाँ पर हमारा कोई सुनने वाला है नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। बस ये बताता हूँ मैं, अध्यापक को हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये मेरे दर्जे में, और जब उनका बस वो ही चाहिए, वो देखते 4 पेज लिखा ही नहीं लिखा, 2 ही पेज लिखा और उसने 4 पेज लिखा, लेकिन 4 पेज में वही बातें रिपीट किया, वो नहीं देखते वो लोग। ऐसी ऐसी घटनाएं होती है। पर देखिए, तो मेरे दर्जे में मेरे क्लास में आओगे लाला, लाला एक प्रकार का उसको प्रेम युक्त शब्द, छोटे बच्चों को, छोटे भाई को बड़ा भाई अपने प्रेम युक्त शब्द से लाला कहा, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो ये सारे चक्कर तुम्हें उठाने पड़ेंगे। अभी तुमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जब आओगे तुमने कहा अरे ऐसा नहीं वैसा लिखा, तो मार्क्स क्यों नहीं दिए, लेकिन वो देने वाले नहीं है। तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव मुहावरा है, जब तुम्हें मालूम होगी पढ़ाई क्या चीज़ होती है। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते हो, बहुत घमंड आ गया अभी तक, तुम्हारे पैर आसमान में उड़ रहे हैं, तुम उछल रहे हो, लेकिन इतना भी मत उछलो कि दन बोल के नीचे गिरोगे। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फैल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुझे तुमसे कई ज़्यादा अनुभव है, तजुर्बा है मुझे। मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मैं खुद अपने दिमाग का ही समझदार हूँ। लेकिन मुझे मालूम है आने वाले भविष्य में ऐसे होने वाला है, और ये सर्टिफिकेट आने के लिए तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। जो कुछ करता हूँ उसे गिरह बांध दिए, नहीं तो पछताओगे। जो कुछ कह रहा हूँ मैं उसको गांठ बांध लीजिए, गिरह यानी गांठ। मेरी बातों को ऐसे ही मत छोड़िए। अगर तुमने ऐसा छोड़ा तो तुम आगे बाद में पछताओगे। तो बात को, जो बात तुमको कड़वी लगती है, जैसे नीम की को देखो, आप देखो नीम की जो गिरी होती है, नीम का जो बीज होता है, वो अगर खाए तो हमारे रोगों का विनाशक होता है। उसके पत्ते अगर हम खाए तो हम साल भर में स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन वो कड़वी चीज़ होती है। वैसे ही मेरी बातें तुमको कड़वी लगती है, पर याद रखना, इस कड़वी बात को सुनोगे तो तुम्हारा भविष्य आगे अच्छा बनेगा। इसी बात के साथ मैं आपका ये पाठ यहाँ ही इसका अंत कर रही हूँ। आगे का पाठ हम लोग आने वाले पीरियड में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।